बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। अब से थोड़ी देर पहले आप जो सेगमेंट मुलाहिज़ा फरमा रहे थे वो आपके अवेयरनेस के लिए था कि एक्सपो सेंटर में कैसे चिलर प्लांट्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जा रहा है, और क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ों को बनाया जा रहा है तो इससे टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतरीन और कॉस्ट एफिशिएंट चीज़ें आपको उससे अवेयर करने के लिए एक सेशन रिकॉर्ड किया गया था जो कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया। अब इसके बाद हमारा अपना सेशन शुरू होता है और हम लाइव आ गए आपके साथ। और जनाब मैं बताता चलूँ कि आज का दिन एडवोकेट सुहेल साहब के साथ हम बातें करते हैं, हम जानते हैं कानून को और कानून साजी में चीज़ों को किस नज़र से देखा जाता है, किस तरह परखा जाता है। और यहाँ पर बात करते हुए ये काफ़ी चीज़ें क्लियरिफाइड या मॉडिफाइड होती हैं कि कानून इतना सख्त नहीं है जितना हमने उसको समझा हुआ है, और कानून इतना हल्का भी नहीं है कि जितना हमने उसको हल्का समझा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों का इम्तिजाज एडवोकेट सुहेल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहा वैसे कि हमने जितना हल्का समझा उतना हल्का नहीं है, और जितना हम सख्त कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा ऐसा है नहीं। देखें, एक जो सीधा आदमी है ना उसके लिए तो कानून बहुत हेल्पफुल है। कानून पूरे माशरे कायम ही कानून खवानीन पे होते हैं। ये छोटे छोटे खवानीन, देखिए सिर्फ कानून सजाए मौत का नहीं है। आप जो ट्रैफिक का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैफिक लेके रोडों पे निकलते हैं और क्यूज सिस्टम में रहते हैं, तो वो सब भी तो एक कानून है। आपसे इसी बारे में बात करनी है, और क्योंकि मैंने एब्सेंट फाइल के बारे में आज बात करनी है, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल जो मुझसे किया गया था वो मैं आज आपसे करूंगा। लेकिन इसी साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नोमान मिर्जा, जो कि अल्लाह के बंदे वेलफेयर से इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी आप, जिसको चेयरमैन है हाफिज अब्दुल्ला यूसुफ साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह इनका अगर हम कार्ड भी दिखाएं तो उस पर बाकायदा दरख्त लगा हुआ है कि आप बंदों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमें मदद के साथ साथ इस चीज़ को भी नज़र रखना है कि रमज़ान आ रहा है, हम किस तरीके से चीज़ों को गो ऑन करेंगे। सबसे पहली बात कि एक बंदे का फिर चालान हुआ 10,000 रुपये, और ओवर स्पीडिंग, पीछे 4 डकैत, गाड़ी उसने भगाई, उसका चालान आ गया, उसकी तस्वीर आ गई, डकैतों की तस्वीर नहीं आई। और उसने मुझसे यही कहा कि जाकर टीवी पर ज़रूर बात करना कि कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो डकैतों को आइडेंटिफाई नहीं करता। नहीं, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन एप्लीकेशन बनाएं और आईजी सिंध को वो दें। सिर्फ कैमरास जो हैं वो ट्रैफिक वालों के नहीं लगे हुए, और भी कैमरास लगे हुए हैं। अगर ये वाकया उनके साथ वाकई हुआ है और डकैत उनके पीछे थे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। असल में प्रॉब्लम यह है कि आजकल ना 125 जो हमारी बाइक है वो कभी भी थोड़ा सा फास्ट मोशन में आती है तो हम वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि बाइकर हजरात बेचारे जो काम करने वाले, लेकिन ज़्यादातर जो ऐसी चोरी डकैती है वो बाइक पर ही होती है, क्योंकि रमज़ान से पहले इस तरह के वाक़यात भी बड़े कॉमन हैं। रमज़ान से पहले, ईद से पहले इस तरह के वाक़यात थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। गुरबत है आपके माशरे में तो मामलात होते हैं। लेकिन ये जो साहब फरमा रहे हैं इनसे मैं यही कहूँगा, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्तों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। उन्होंने बाकायदा 1917 या 1719 एक नंबर भी है इनका, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, पोर्टल कंप्लेन जो कर सकते हैं। एंड मोर टू दिस, आप आईजी को एक एप्लीकेशन लिख के दे दें, डीआईजी ट्रैफिक को और आईजी को, कि जनाब ये वाकया इस दिन मेरे साथ हुआ है और ये तो ऑनलाइन सबमिट होगा या वो हाथ से लिखा हुआ? नहीं, हाथ से लिखा हुआ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। ऑनलाइन सिस्टम सिंध पुलिस ने शुरू किया था, लेकिन मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं हुआ और उतना वो नहीं है। देखिए, एप्लीकेशन देने का फायदा क्या होता है कि वहाँ प्रॉपर RNI ब्रांचेस होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन रिसीव करती हैं, उस पर टाइम एंड डेट मेंशन करती हैं, तो वो एज अ सबूत, एज अ प्रूफ आपके पास रहता है। तो अगर आप, एक सवाल मेरे जहन में, मैं थोड़ा सा आपको सॉरी कट रहा हूँ, कि अगर मैं एप्लीकेशन लेके जाऊँ तो फिर मैं उसकी 2 कॉपीज लेके जाऊंगा कि एक मुझे ओरिजिनल आप, हाँ, और आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसको साइन कीजिए, नीचे अपना मोबाइल नंबर, शांति कार्ड नंबर लिखिए और उसकी एक कॉपी बनाइए। जो ओरिजिनल आपने लिखी है वो जमा करा दीजिए, और जो आपके पास कॉपी है उस पर रिसीव करके दे देंगे। ठीक है जी। मुझे बताएगा मोहम्मद नोमान मिर्जा साहब कि आप जो हैं वो किन किन शाखों पर अल्लाह के बंदे जो हैं वो मदद करते हैं? हम लोग हर चीज़ पे काम करते हैं। ज़्यादातर हमारा मेडिकल केसेस पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम शादी के केसेस भी कर रहे होते हैं, तस्फीन के केसेस भी कर रहे होते हैं, एजुकेशन के केसेस भी कर रहे होते हैं। अदरवाइज जिसकी जो रिक्वेस्ट होती है, जिसको जो परेशानी है, कोशिश करते हैं कि वो उसकी परेशानी खत्म कर दें। कह रहे हैं कि पर्ची सिस्टम है कि आपने मदद का कहा कि मुझे रमज़ान में राशन चाहिए, 6 महीने बाद की पर्ची मिलती है, तो ये तो नहीं है आपका? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी को राशन चाहिए तो रमज़ान में मिलेगा, ये नहीं अगले साल की बुकिंग अभी से मत करें, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के पहले अशरे में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, 50 से 100 राशन बैग का प्लान है और लिस्ट हमारे पास बन चुकी है।
माशाल्लाह। और मतलब verify लोग सारे जो हमारे- हैं आपका, अच्छा एक चीज़ है, आप कौन से वाले हैं मुझे बताइएगा, अल्लाह के बंदे के आप लोग जो दे रहा है उसको सामने खड़ा करके उसकी तस्वीर, या ऐसा कोई सीन नहीं नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सफ़ेद पोशी का बहुत ख्याल करते हैं। आप हमारे पेज भी जाके विजिट कर सकते हैं। अल्लाह के बंदे वेलफेयर अवेयरनेस ऑफ कराची पेज बना हुआ है, हमारा एक फेसबुक पेज है। वहाँ पे देख सकते हैं किसी की कोई वीडियो, कोई तस्वीर, कुछ भी। हमारा यही होता है कि किसी की इज्जत नफ्स जो है मजरू ना हो, जबरदस्ती। और यही होना चाहिए कि जब भी आपने वापस जाना है, यानी अल्लाह की तरफ लौटना है, तो आपको उसका हिसाब देना है कि आपने ऐसा क्यों किया था। आपकी तरफ आते हैं, एप्स्टाइन फाइल्स बेसिकली क्या हैं, ये कहाँ से आई, क्यों आई, क्या मकसद है इस एप्स्टाइन फाइल का, और मन घड़त कहानियों में कितनी सदाकत है? देखिए, असल में ये वाक़यात जो है ना एक बड़ा आई ओपनर हैं, और वेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दावे हैं कि हमारे यहाँ क़ानून बहुत सख्त है, हमारे यहाँ जो है वो गलत काम नहीं होता। इन सब के बड़ा मुनाफी है ये एप्स्टाइन फाइल्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है। असल में पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये एप्स्टाइन फाइल्स में एप्स्टाइन है क्या। ये एक शख्स हैं जेफरी एप्स्टाइन। जेफरी एप्स्टाइन जो हैं, मैं ख्याल 1953 की इनकी बर्थ है, और उसके बाद ये थे टीचर एक स्कूल में। वहाँ से इन्होंने तरक्की की, और तरक्की करने के बाद इन्होंने एक कंपनी बना ली, एप्स्टाइन एंड को, जे एप्स्टाइन एंड को समथिंग, और इससे इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए। ये भी एक मुअम्मा है कि कैसे इतने पैसे शख्स के पास आ गए। इसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। उस फिलैंथ्रोपिस्ट का काम किया था, ये साइंस से मुतालिक जितने प्रोजेक्ट्स होते थे ये उनको फंड करता था। इसमें MIT है, हार्वर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इस तरह नोबेल प्राइज़ के जो लॉरेट्स होते हैं उनके साथ ये उठता बैठता था। तो उसके बाद एक कसीर दौलत थी जो किसी को नहीं पता, और ये भी एक मुअम्मा है कि कहाँ से उसके पास आई। इनका एक आइलैंड उन्होंने ख़रीदा था। उस आइलैंड को कहा जाता है कि वो अयाशी का गढ़ था। 2008 में इनके ऊपर एक केस बना सेक्सुअल अब्यूज विद माइनर गर्ल्स, अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्सुअल अब्यूज करने पे 2008 में इन पे एक केस बना था। वो भी एक मुअम्मा है। उसके अंदर उन्होंने प्ली गिल्टी किया, फिर उसके बाद इनको 13 माह की सज़ा हो गई उसी जुर्म में, और फिर वो छूट भी गए उसमें से। अब ये पूरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये इतना बड़ा चार्ज जो इनके ऊपर लगा था, ये कैसे इससे छूट गए। बहरहाल अमेरिकन सिस्टम में, लॉ सिस्टम में ये कैसे हुआ, ये भी एक मुअम्मा है। अब होता यह है कि 2015 में एक केस फाइल होता है जिसमें पार्टीज हैं, डिफेमेशन सूट है जिसमें वर्जीनिया, समथिंग वर्जीनिया वर्सेस समथिंग मैक्सवेल, ये दो पार्टीज हैं। इसमें वर्जीनिया जो हैं वो केस करते हैं मैक्सवेल पे, डिफेमेशन सूट होता है, हितक इज्जत का दावा कि मेरी जो है हितक इज्जत हुई है, जिसके लिए मैक्सवेल ने इस्तेमाल किया है जेफरी एप्स्टाइन को। अच्छा भाई, जेफरी एप्स्टाइन को उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या हुआ है, तो वो पूरा प्रॉपर केस चला। उस केस के अंदर दोनों तरफ से शवाहिद आए, दोनों तरफ से एविडेंसेस आई, दोनों तरफ से, क्योंकि लॉ सूट में होता यही है कि जब मैं किसी पे हितक इज्जत का दावा करता हूं तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है कि मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरी हितक इज्जत की है, तो उसके मैं प्रूफ देता हूं। अदर साइड जिस पे इल्जाम होता है कि मैंने हितक इज्जत की है, वो अपने प्रूफ देता है। तो वो सारे प्रूफ्स आए, और जो प्रूफ्स आए एप्स्टाइन की तरफ से वो सील्ड थे, मतलब वो पब्लिक नहीं हुए, वो सिर्फ कोर्ट में दिखाए गए और वो उस कोर्ट में जमा हो गए। उस केस का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक रिपोर्टर हैं जूली समथिंग, ये मियामी हेरल्ड की जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अरसे तक लिटिगेशन की, कोर्ट्स में गई कि भाई ये जो जेफरी एप्स्टाइन की तरफ से जो सबूत फराहम किए गए हैं अदालत को, उसको पब्लिक किया जाए। वो लड़ती रही ये केस, काफी अरसे तक उन्होंने लड़ा, और उसके बाद 2023 में आखिरकार अदालत ने यह हुक्म जारी किया कि हल्के हल्के इस जो भी डाटा आया है उसको पब्लिक किया जाए। जब वो डाटा पब्लिक हुआ तो वहां पे एक उनका सिलसिला था कि उनके आइलैंड के ऊपर जहां ये पार्टीज वगैरह किया करते थे, उसमें जो है ना जहाज के जरिए लोग लाते थे। ये इनके पास अपने प्राइवेट जेट्स थे, तो उन जेट्स का लॉग बुक बनता था कि जो भी उस जेट पे सफ़र करता था, क्योंकि ये फ़ज़ाई सफ़र में करते हुए ये शर्त होती है कि जो भी मुसाफिर जहाज़ में बैठे हुए उनके ओरिजिनल नाम लिखे जाएं, ताकि कल को अगर जहाज़ को कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो पता तो कौन था इसमें। तो वहाँ वो उनकी आइडेंटिटी छुपा नहीं सके। तो जो भी लोग उस जहाज़ के ज़रिए उस आइलैंड पे आए और फिर उस आइलैंड से वापस गए, उनके नाम उसमें
आ गए। उसमें 150 लोगों के नाम आए हैं, 150 लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो 150 लोग जो हैं वो सबके सभी शरीक जुर्म हैं। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हों जो वैसे ही वहाँ आए हों, तो इसमें ये नहीं पता कि 150 में से शरीक जुर्म कैसे कितने लोग हैं। मगर क्योंकि जो इनका पास्ट है एप्स्टाइन साहब का, उसके अंदर इनके ऊपर बच्चों के साथ, क्योंकि वेस्ट में तो ये बेइंतहा सख्त जुर्म है, सेक्सुअल अब्यूज़, और उसमें यह भी प्रूफ हुआ कि एप्स्टाइन साहब का तरीका वारदात ये था कि ये अंडर एज लड़कियों को, 16 साल से कम, 12 साल इसके अराउंड की लड़कियों को, गुर्बत गरीब लड़कियों को ये कह के मैं तुम्हें मॉडल बना दूंगा, मैं तुम्हें बहुत शोहरत दे दूंगा, उन्हें ये इस्तेमाल करते थे। तो उसके अंदर अभी मैंने सोशल मीडिया पर रिसेंटली देखा कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि वहाँ पे मॉडल, ये जो कैट वॉक्स और मॉडल, इस तरह की जो मॉडलिंग्स होती हैं, ये भी बच्चियों से कराई गई, और उसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे। तो 2008 में एप्स्टाइन साहब पे लगने वाला प्रोस्टिट्यूशन का चार्ज था वो, जिसके ऊपर इनको 2008 में किया गया था। तो उससे इनके करैक्टर को जब लोगों ने डिफाइन किया है, तो वो अब ये समझा जा रहा है कि वहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल थे, और जो लोग भी वहाँ मौजूद थे वो तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। अभी बहुत सारे नाम आए हैं, मैंने कहीं पर भी इसके अंदर अब काफ़ी प्रेसिडेंट्स के नाम भी लोग ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मुझे अभी तक उन फाइल्स तक पहुंचने का मौका नहीं मिला है कि ओरिजिनली उसमें किस किस के नाम हैं। ठीक है जी। मोहम्मद नोमान मिर्ज़ा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान में आप अगर लोगों की मदद करते हैं, जैसे अपने राशन तो तकसीम कर रहे हैं आप लोग, फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान, तो आपका क्या सिनेरियो था? आपने लोगों को खुद जाकर सर्च किया, लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, किस तरीके से ये राशन की? हमारा तरीक़ेकार ये होता है, सिर्फ राशन बैग ही हमारे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अभी दस्तरखान भी हमारे लग रहे होते हैं, लेकिन दस्तरखान का तरीक़ेकार हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो वाला तरीक़ेकार नहीं है कि लोगों को रोडों पर बिठा के भिखारी बना रहे हैं, उसमें बेरोज़गार ज़्यादा ही होते हैं, रोज़ेदार कम होते हैं। हम लोग ऐसा सिनेरियो बनाया हुआ है कि कच्ची आबादी की मस्जिद है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे बैठ के इज्जत के साथ अल्लाह के घर में लोगों को रोज़ा अफ्तार जो है करवाते हैं। और वहाँ पे हम बता देते हैं पहले से कि शाम का रोज़ा हमारी तरफ से, तो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, वो ज़ोहर में ऐलान कर देते हैं। फिर जो ख़वातीन वगैरह हैं वो नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है मस्जिद में, तो हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं और घर पे भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। और दूसरा हमारा ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन चल रही होती है कि पर फैमिली को 10-10 हज़ार के हम लिफाफे भी देते हैं। इसके साथ हमारा ये दस्तरखान का मैंने आपको बताया राशन ड्राइव है। उसके अलावा सस्ते बाज़ार हमारे लगते हैं फ्रूट्स वगैरह के। जो लोग कहाँ लगते हैं? कच्ची आबादियों में, खुदा अच्छा, की कच्ची बस्ती होगी, बल्दिया टाउन हो गया, औरंगी हो गया। ठीक है। हम लोग ज़्यादा फोकस इन इलाकों में ही करते हैं, क्योंकि जो भी इधर काम कर रहे हैं सेंट्रल के अंदर, वो तो फिर दिखावा कर रहे हैं, बिजनेस ही कर रहे हैं, वो मदद नहीं कर रहे। सही। मेरे हिसाब से मकसद ये है कि अल्लाह के बंदे जो हैं वो यही कहते हैं कि अल्लाह से डरो और अल्लाह के बंदों के लिए काम करो। ज़बरदस्ती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई जैसे अपने जिन लोगों को आप 100 लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये आपने खुद जाकर उनकी वो मतलब उनको अप्रोच किया या उन लोगों ने आपसे अप्रोच किया? नहीं, हम क्यों अप्रोच करेंगे, खुद हमसे वो जो जरूरतमंद है खुद राब्ते करते हैं। नहीं तो मतलब क्या तरीकेकार क्या है खुदा के बंदों का? जो तरीकेकार हमारे ये, हमारे पास अगर कोई केस आता है, हम ये पूरे साल जो केसेस कर रहे होते हैं। हमारे ये काम नहीं है कि सिर्फ रमज़ानों में है फंडिंग करी और उसके बाद गायब हो गए, वो बरसाती मंडक जो आ जाते हैं निकल के। तो हमारा ऐसा काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे 12 महीने काम कर रहे होते हैं, और हमारे पास लिस्टें भी होती हैं लोगों की, पता होता है हमें कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है मोहम्मद नुमान कि आप इससे वकील साहब, एडवोकेट साहब भी एग्री करेंगे कि मेरा 1 महीने पहले तक मैंने इनको बड़े दावतें दी और हम घूमने फिरने भी जाते, हाईवेज पे हमने खाने खाए, लेकिन सडनली एकदम से ऐसे क्राइसिस है कि मैं 15 दिन में कोलैप्स कर गया और मैं आज से फर्श पर आ गया। होता है ऐसा? तो उस दौरान अगर मैंने आपसे राब्ता किया कि मुझे राशन चाहिए भाई, मैं रोज़ा नहीं रख पा रहा क्योंकि मेरे हालात एकदम से बिल्कुल ख़राब हो गए, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे आप? देखिए, हमारा पहला फेस ये होता है कि हम जाके, अगर आप कांटेक्ट करते हैं, कोई भी कांटेक्ट करता है, हम जाके पहले उसकी जो प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। सर, यही थोड़ा सा मैं यही बात आपसे जानना चाहता कि एक बड़ी एनजीओ है जो कि घर घर दरवाजे खटखटा के पूछती है, और वो जहेज का सामान, इस बेटी की शादी है, इसको हम ये दे रहे हैं, इसके पास ये है तो नहीं। मकसद आप तजलील कर रहे हैं, आप बेटी की रुखसती में मदद तो नहीं कर रहे।
पूछने का से मकसद ये था कि आप भी जाकर ऐसी वेरीफाइड करते हैं कि जीशान के पड़ोसी हैं एडवोकेट सोहेल साहब, आपने दरवाजा बजाया, जीशान के हालात खराब है, उसको राशन चाहिए, नहीं ये तो फिर ये उस तो बंदे गलत की हो जाएगा तब्दील ना। होगी ना उसकी। हम तो लोग फिर तस्दीक कैसे करते हैं आप? हम लोग डायरेक्टली जाके फैमिली से मिलते हैं, उससे बात वगैरह करते हैं कि देख के बंदे का अंदाजा होता है हालत का कि अच्छा, एक बंदे से मेरी बात हुई, विद सॉरी नुमान अगर आपको बुरा लगे, ना, ना। लेकिन उससे मेरी बात हुई, कहते हैं हमने 4 फैमिलीज की तरफ गए, अब उनका कुछ चेक्स के मामले थे, जैसे नहीं होते कि रुक गए या कुछ ABCD, तो उन्होंने राब्ता किया एक NGO से। उन्होंने कहा कि जब मैं उसके घर गया तो उनका AC भी लगा था, उसने कहा कि तुम मुझे इस वक्त राशन दे दो, मेरे घर पे राशन नहीं है, मुझसे लिखवा लो, जैसे ही महीने 2 में पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगा, मैं बतौर आपसे इस वक्त मदद मांग रहा हूँ। तो नहीं, वो अपने घर के AC क्यों नहीं बेच रहे, ये क्यों नहीं बेच रहे। तो अगर कोई बंदा ऐसा आपको लिख कर भी दे तो आई गेस ये भी अलाउड होता है या नहीं होता, क्या कहेंगे इसमें? यार देखिए, मैं हालात की ख़राबी जो है ना, मिडिल क्लास, देखिए मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मसला क्या है, हर मिडिल क्लास वाले की जो सोर्स ऑफ इनकम है ना वो सिर्फ एक ही है, या उसका कारोबार है या उसकी नौकरी है। हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते। अगर आप देखें, अब ये एक ही सोर्स ऑफ इनकम जिस वक्त भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मैं एक 500 गज के घर में रह रहा हूँ, मेरा एक लाइफ स्टाइल है और मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी या मेरा बहुत अच्छा कारोबार था जो वक्तिया तौर पे ख़त्म हो गया, वक्तिया तौर पे ख़राब हो गया, या मुझ पर कोई मेरे पैसे खा गया जिसकी मुझे मिलने की उम्मीद है। इस दौरान मेरे माशी हालात इतने बुरे हो गए कि मैं राशन लेने का भी नहीं रहा। तो ऐसा शख्स अगर है तो मैं उससे ये कहूँगा कि बजाय वो NGOs में जाने के, उसका दोस्तों का एक सर्कल होगा, उसके एक लोग होंगे, उनसे कर ले। एडवोकेट साहब, आपके दोस्त भी ना तब तक दोस्त होते हैं जब तक आपके पॉकेट में पैसा होता है। जहां दोस्तों को पता चल जाए ना कि विद सॉरी अगर ये चीज बुरी लगे, लेकिन दोस्तों को पता लग जाए ना कि आपकी इनकम बंद हो गई, तो दरवाजे पहले बंद हो जाते हैं। आप बड़ी मजबूर हालत में किसी के आगे हाथ फैलाने जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी एक बात बोली कि मुझे आज भी वो वाकया याद है कि जिसके बाद से मैं पहले राशन का काम नहीं करता था, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन एक अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी राशन वाला ड्राइव नहीं किया। मैंने राशन वाली ड्राइव 16वें या 14वें रोजे की थी, 16वें रोजे की होगी, आज से 4-5 साल पहले, तो 4 साल पहले की बात है। तो उस पर यह हुआ था एडवोकेट साहब कि मैंने एक खातून को देखा जिनको एक हजरत 2,000 रुपये दे रहे, और वो कैसे, उन्होंने ना ऐसे दुपट्टा आगे निकाला था, दुपट्टा ऊपर किया, 1,000 रुपये यहाँ रखा, और 1,000 जब यहाँ रखा ना तो उसने आंख ऊपर की और आंसू गिर रहे थे उसके, मतलब बेबसी का ये आलम। उसके बाद से तो मैंने ठान ली कि देना है दो, मैं ऑन एयर ये बोलता हूँ, वरना यहाँ से बाहर। इसमें मैं कभी भी ये नहीं करता कि देखें हमारे यहाँ पर क्या मसला है, ये भी मानेंगे कि बिंग कराची वाली, अब पाकिस्तानी की बात मैं कर रहा हूँ, इस साल मैंने इनसे राशन ले लिया, अगले साल अल्लाह ने हालात बेहतर कर दिए। मैंने कहा नुमान भाई आपने लास्ट ईयर मेरी मदद की थी, इस दफा ज्यादा नहीं 10 राशन मेरी तरफ से। लोग क्या बोलेंगे, हराम का हलाल का तो हो ही नहीं सकता, पीछे तो भीख मांग रहा था। तो मैं इस वजह से फेस तो आने ही नहीं देता, फेस भी नहीं आने देता। और आपको प्रॉब्लम है ना, अगर आपकी एक बात तो मैं ये कहता हूँ कि आपने अल्लाह के नाम पे दिया तो फिर दे दिया, फिर उसके ऊपर ये शक शोभा मत रखे। लेकिन चले आपका शक शोभा है भी है, आप कमरे में जाए और उससे मिलें, मैं 10 लोगों के बीच में भी नहीं आपको बात करने दूंगा। जो मेरी पॉलिसीज है, जो मेरी तो नहीं पॉलिसीज, ज्यादातर मेरे रमीज खान जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, उनकी पॉलिसी की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करना किसी की। तो ये बड़ी अजीबोगरीब आजकल चीजें चल रही हैं कि मैंने इसीलिए दोनों चीजें जो पॉइंट आउट की हैं ये उन NGOs तक की हैं कि जो ये हरकतें कर। इसमें मसला ये है कि दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जो डोनर है वो अपनी पब्लिसिटी चाहता है, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले तो बड़ी खामोशी से काम करते हैं। ये जो डोनर्स होते हैं, जो ये पैसे लगा रहे होते हैं, ये चाहते हैं हमारी तस्वीरें आए, हम पॉपुलैरिटी मिले, तो उधर भी गलत है। इसी तरह गरीब आदमी का मसला ये है कि तुम्हें अगर एक जगह से राशन मिल गया है तो तुम 2-4 जगहों से राशन मत लो, पहले जो तुम्हें मिला है वो तो खा लो, उसको तो इस्तेमाल कर लो। भरोसा रखो अल्लाह पे, राशन देने वाले पे नहीं। वो जो राशन है वो किसी NGO ने, किसी शख्स ने अपनी जेब से नहीं दिया, ये वो रिस्क है जो अल्लाह ने तुम्हें दिलवाया है, और इसके खात्मे के बाद वही तुम्हें कहीं और से जरिया बना के देगा। ये लूटो मत। बहुत बहुत बेहतरीन बात वाकई में, ये लूटो मत। अब वो जो आपने पहली बात की कि कोई अमीर है, देखिए हम ये तायुन करते हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा बिल्कुल जाती मतलब ओपिनियन है, इसमें कोई नाराजी हो तो आई एम सॉरी। हम गुर्बत का तायुन कैसे करें कि मैं गरीब हूं? हमारे यहाँ एक सिस्टम है ज़कात, ठीक है। अगर आप ज़कात देने वाले नहीं हैं तो फिर आप ज़कात लेने वाले हैं।
एक सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला है। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास असेट है, आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके पास गाड़ी खरीदी सेल करें है, उसको। आपके पास चांदी है, आपके पास और भी कोई चीज है जिस पे मुझे ज़कात लगती है, मुझे देनी चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता कि अपना सोना बेचे बगैर किसी से राशन लेने चला जाऊं। ऐसे ही है। ये मेरा अपना ओपिनियन ये है। मेरे हाथ में मोबाइल है ना, ये पैक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो अब ये मोबाइल है। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो आराम से 10-12 हजार का ये बिक जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही 12 हजार में इतना राशन आ जाएगा कि 15 दिन चल जाए। फिर किसी और का मोबाइल ले, अच्छा हमें मोबाइल भी प्रॉपर चाहिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक शख्स जिसका काम ही मोबाइल पर चल रहा है वो आके आपको बता रहा है, अच्छा उसने बंदे ने कहा कि मुझे 3 महीने का टाइम दे, मेरी चेक्स क्लियर, तो वहां पर भी पब्लिसिटी शुरू हो जाती है। और जहां तक आपकी बात, तो इससे मैं एग्री करूंगा। दाल चावल इतने से थे डब्बे में ना, मैं अल्लाह की वो बता रहा हूँ कि ये नहीं कि मैं अपनी को बड़ाई बता रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको कैसे देता है। तो ऑफिस में थे तो एक बंदे को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा यार लगी हुई तो मुझे भी है लेकिन मेरी बर्दाश्त के काबिल है, तुम खाओ तो मैं बहुत भूख लगी है। उसने खाया और उसने कहा कि अल्लाह ताला इसको इतना देना कि मतलब इसके पास कम पड़ जाए, दुआ थी। आप यकीन करें कि रमीज भाई आए हैं बच्चों के लिए, अब मुझे नहीं पता उसने बच्चों के लिए अपने ब्रोस लिया या क्या लिया, तुम्हें ब्रोस अच्छे नहीं, तुम्हारे लिए मैं जिंगर बर्गर लेकर आ गया। 1 घंटे के अंदर अंदर ये काम हुआ। तो अल्लाह ताला यू आर वेरी लकी कि रमीज इस तरह आपके पास आ रहे हैं, हमारे पास तो नहीं आते। नहीं, रमीज भाई अक्सर हॉस्पिटल में भी साथ हैं हमें। तो ये चीज होती है। लेकिन एक चीज मैं ये आपको कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको रिटर्न देता है। देखिए एक चीज मैं इसकी हमारा ईमान तो होना, देखें हम सब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, पूरा पाकिस्तान अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन अल्लाह पे एतबार करना जो है ना जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये है कि आप अल्लाह पे एतबार ही नहीं कर रहे। परसों ही मैं अपने चेयरमैन के साथ बैठा हुआ था, एक केस पे डिस्कस कर रहा था अब्दुल्ला भाई के साथ, वो भी यही एडवोकेट साहब वाली बात कर रहे थे कि आजकल लोगों ने ना अल्लाह से उम्मीद नहीं लगाई हुई, लोगों से उम्मीद लगाई हुई। और एक और बात हमारा कि अल्लाह सबसे को बड़ा नाराज कर मसला- देते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उठ के जाएंगे इस बंदे को बुरा ना लग जाए भाई। यही कहाँ डॉक्टर से- की मान रहे अल्लाह की नहीं मान रहे, वही वाली मिसाल है। तो लोगों ने उम्मीद है लोगों से लगा ली, अल्लाह को छोड़ा हुआ है, और हालत हमारी वजह से ही खराब है क्योंकि ईमान हमारा पक्का नहीं है, नमाजें हम नहीं पढ़ते, अल्लाह से हम नहीं मांगते, तो यही हालत होंगे। असल में देखिए, जैसे कि मैं एडवोकेट सुहेल साहब के लिए एक जैसे कि एप्स्टाइन की बात हुई, इसके अलावा मतलब एक चीज है कि ये केस फाइनल पिक्चर अभी बाद में आएगी इंशाल्लाह, वो रमजान के बाद ही हम आपको देंगे। तो रमजान में तो ये हमारे हत्थे नहीं चढ़ रहा, तो अब क्या करें। लेकिन मसला ये है कि हम जब केस लेकर आते हैं तो हम बिलीफ से आते कि नहीं यार ये एक वकील है जो कि लड़ेंगे और केस जीतेंगे। हम कभी भी ये लेकर नहीं आते कि टॉप के वकील है लेकिन हार जाएंगे मेरे लिए। हम उम्मीद से, तो अल्लाह के पास भी उम्मीद से जाएं। अल्लाह कभी भी ना उम्मीद नहीं करता, बंदा ना उम्मीद कर देता है, अल्लाह ना उम्मीद नहीं करता। इसमें एक चीज आपको ऐड कर देता हूं मैं, जब हम लोगों को पहले बता देते हैं ना तुम केस हार जाओगे, तो उसका हमें नुकसान होता है। देखिए वकालत चलती है, वकील अल्लाह का नाम है, और हमें इसका बड़ा मतलब मुझे कम से कम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास रहता है कि अगर कोई मुझे वकील साहब कहता है तो मैं अब्दुल वकील हूँ, ठीक है। अब जब मैं अब्दुल वकील हूँ तो मुझे फिर वकील के नाम की लाज रखनी है। हमारे पास ऐसे, मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं जिनको मैं पहले बताता हूँ तुम हारोगे, करना है केस। अब आप खुद बताइए, अगर वकील आपको मुंह से कह दे तुम हारोगे तो कौन आपको केस अल्लाह पे शाकिर देगा। है बट ना। अल्टीमेटली होता यही है कि वो जब किसी और वकील के पास जाते हैं, वो 3-3 4-4 साल केस चलता है, खूब उनको निचोड़ लिया जाता है, तो फिर वो केस हार जाते हैं। तुम्हारी लीगल फुटिंग्स नहीं है, तुम्हारी चीजें नहीं है, तुम वो हक नहीं रखते जो हक तुम मांगने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक किराएदार हमारे पास आता है और वो कहता है यार मुझे जो है ना वो मालिक मकान घर से निकाल रहा है, वकील साहब घर नहीं छोड़ना है। उसको समझाते हैं, देखो मान लिया तुम 10 साल से किराए पे उस घर पे रह रहे हो, मगर किसी भी शरई रूह से या कानूनी रूह से तुम उस जगह के मालिक नहीं बने हो। अगर वो शख्स ये दावा कर रहा है कि अगर वो शख्स तुमसे मुतालबा कर रहा है कि घर छोड़ दो, तो उससे बैठ के बात कर लो कि यार 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, हम 10 साल का हमारा साथ है, मुझे इतना टाइम दीजिए, मैं दूसरा घर देख लेता हूं। लेकिन तुम जो ये बदनीयती के साथ मेरे पास आए हो कि यार वकील साहब ये घर नहीं छोड़ना, कोई तरीका है, उसमें अमूमन हमारा अगर ये जवाब हो हाँ यार आ जाओ 2-4 साल तो इसको तंग कर लेंगे, तो फौरन आपका क्लाइंट बन जाता है। अब वो क्या करता है कि मालिक मकान का हक मार के हमारी फीस दे रहा होता है और मालिक मकान को तंग कर रहा होता है। एंड ऑफ द डे अदालतें अंधी बहरी नहीं है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में फैसला होता है और उसको घर छोड़ना पड़ जाता है।
लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो आपने बदनीयती की, और आप अगर मुसलमान हैं और रोज़े आखिरत पे आपका एतबार है, तो ये जो आपने उस अपने मालिक के मकान को जिसने 10 साल अपने घर में आपको रखा है, उसको आप ये तकलीफ दोगे तो आप कहाँ एंड अप होगे? नहीं, दूसरी बात ये कि आप फिर बेइज्जत होकर उस घर से निकले ना। अदालत ने भी उन्हीं के हक में फैसला दिया जो मालिक थे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जब फर्ज करे किसी ने, मैंने केस किया नुमान भाई पे, इनका घर मुझे नहीं छोड़ना, तो मुझे ये बताइएगा कि नुमान भाई का जो है आप वो फिर जो कराया उस टाइम पे 2 साल तक तो कराया नहीं होगा ना जब केस चल रहा है, लेकिन अगर नहीं, इसमें असल में होता ये है, इसमें शैतानियत ये है, जो किराए के जो केस होते हैं ना, इसमें अगर मैं जाके सिंपली कोर्ट में ये कह दूं कि मैं किराएदार हूं और ये मालिक मकान है, मुझे घर से निकाल रहे हैं, तो अदालत ये पूछेगी कि भाई आपका एग्रीमेंट कब तक है, आपकी एग्जिट क्लॉज क्या है। कुछ लोग महीना लिखते हैं कि महीने में एक साइड दूसरी साइड को नोटिस देगी तो 1 महीने में खाली कर देगी। कुछ ये कहते हैं कि जी मुझे घर में आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, अभी मैं आया हूं 3 महीने हुए हैं और मालिक मकान कह रहा है खाली करो, मेरा 1,00,000-1,50,000 रुपया तो सिर्फ ट्रांसफर इस पे खर्च हो गया है, तो मैं तो अभी नहीं छोड़ रहा, मुझे 1 साल का टाइम चाहिए जो कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो अदालत कहती है ठीक है, आपका एग्रीमेंट 1 साल का है, 2 साल का है, 11 महीने का है, जब तक ये पूरा नहीं हो रहा मालिक मकान साहब आप इसको घर से मत निकालिए क्योंकि इसने खर्चा कर दिया है। हम ये नहीं करते। वहां होता यह है कि फिर वहां पे एक जाली एग्रीमेंट जमा किया जाता है कि इस मालिक के मकान ने मुझे अपना घर बेच दिया है। अच्छा, ओके, एक जाली एग्रीमेंट बना लेता हूं मैं। इसकी बड़ी शैतानियत है, अदालतों को गुमराह किया जाता है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, लोग ये समझते हैं कि अदालतों में जब आप जाते हैं और वहां जाके जब किराएदार कहता है कि मालिक मकान मुझे निकाल रहा है तो अदालतें मान जाती हैं। ऐसा नहीं होता, अदालतों को गुमराह किया जाता है। ये जो किराएदार होता है इसको ये मशवरा दिया जाता है, इसको ये शैतानियत सिखाई जाती है यार तो एक एग्रीमेंट, क्योंकि वो जो रेंटल एग्रीमेंट होता है उसमें मालिक के मकान के साइन होते हैं। ये एक दूसरा एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें इस पे साइन कॉपी करते हैं कि जनाब इसने मुझे ये अपार्टमेंट या ये घर जो है ये मुझे 60 लाख का बेच दिया है, मैं 10 लाख रुपए इसको एडवांस कैश दे चुका हूं और मुझे तो 6 महीने में इसको पेमेंट करनी है। अब इसमें भी वो गुमराह होती है अदालत वक्तिया। फिर जब केस चलता है कि भाई तूने 10 लाख किसकी गवाही में दिए, किसकी मौजूदगी में दिए क्या नहीं दिए, तब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और आखिर में फैसला यही आता है कि घर खाली करो। तो वहां पे ये गुमराह करके फायदा लिया जाता है। तो मकसद यही है कि हमने जो है वो किसी भी सूरत में आखिर हिसाब अल्लाह ताला करते हैं। नुमान भाई से बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी शान, वेलकम बैक। और अवेयरनेस ऑफ कराची जिस पेज के एडमिन मोहम्मद नुमान मिर्ज़ा साहब हैं। नुमान भाई मुझे ये बताइएगा कि आप तालीमी शोबे में भी लोगों की रहनुमाई करते हैं। आपने मुझे बताया कि आप उन लोगों की मदद करते हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं है लेकिन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और आपका भी वही मंशूर है कि पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि अगर आपका कोई स्कूल स्पेसिफिक है कि आपने जो रूरल इलाके मुझे बताया जिसमें कौन कौन से इलाके खुदा की बस्ती है या जो कच्ची आबादियां हैं, तो यहाँ पे कोई स्कूल आपके फिक्स्ड है कि इस स्कूल में जाना है, इस स्कूल में जाना है, या किसी भी स्कूल में जाए आप फीस पे करेंगे? नहीं, कि हमारा कोई स्कूल नहीं है। लोग हमसे जो पेज है मेरा जिसका मैं एडमिन अवेयरनेस ऑफ कराची, बहुत बड़ा पेज है ये कराची का ना, तो यहाँ पे काफ़ी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम जाके फिर उनको वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है जिस स्कूल में उनका बच्चा वगैरह पढ़ रहा है तो हम वहाँ पे जाके खुद उसकी फीस वगैरह पे कर देते हैं। या कोई फैमिली ऐसी है कि वो बोलती है कि मेरे जैसे कि मिडिल क्लास बंदा है, जैसा एडवोकेट साहब ने अभी बात की थी, उसकी एक माकूल तनख्वाह होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000। बहुत मुश्किल से मैं अपनी मिसाल ले लूँ, आप अपनी ले लें, लाख में भी गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसा हालत चल रहा है और महंगाई चल रही है आजकल के दौर में, तो बच्चों को पढ़ाना तो प्राइवेट स्कूल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह का 60% तो के इलेक्ट्रिक ले जाता है। के इलेक्ट्रिक ले जाता है। प्राइवेट स्कूल वाले भी कोई कम नहीं बैठे हुए, कम से कम फीस ही 3,000 रुपये होती है। फिर कोर्स होते हैं, वो जून जुलाई की फीस होती है, ये सब मिला जुला के वो एडमिशन ही कराने बच्चे का खड़ा होगा तो उसको 30,000 रुपये चाहिए। तो ऐसी फैमिलीज हमसे अगर कांटेक्ट कर रही होती हैं तो हम उनके करवाते हैं बच्चों का एडमिशन वगैरह। बहरहाल हमारा कोई स्कूल नहीं है, तो जहाँ फैमिली बोलती है तो हम उसका बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं। तो कभी ऐसा भी जिम्मेदारी क्या होती है, मतलब आप पूरे साल की फीस की जिम्मेदारी उठाते हैं या आप कहते हैं कि एडमिशन करवा दी, 1 महीने की फीस दे दी, आगे आप जाने आपके काम? जी, हम वन टाइम करते हैं। 1 टाइम करते हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें 1 टाइम के बाद भी उसके वालिद ये कहते हैं कि देखिए मैं पूरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाता, 50% आप दे 50% मैं दे, तो ऐसे भी आप मदद करते हैं? नहीं, देखा इस तरीके से नहीं होता क्योंकि एक केस नहीं है ना हमारे पास। ठीक है। मंथली हम लोग किसी
की मदद नहीं कर सकते अभी, इतनी हमारे पास डोनेशन नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो अवेयरनेस ऑफ कराची पेज है उसको जरूर विजिट कीजिए, और अगर आप फील करते हैं जैसे कि एडवोकेट साहब हैं, इनके जो जानने वाले हैं, आप लोग फील करते हैं कि नहीं एक बच्चे को तो मैं पढ़ाऊंगा, तो आप से रब्ता करें, और इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते ना करें, खुद जाएं, एडमिशन करवाएं बच्चे की, जो भी जिस स्कूल में भी, जैसे कि हम अगर बात करते हैं एडवोकेट सोहेल साहब के स्कूल में, तो आप इनका नंबर लें, आप इनसे खुद डायरेक्ट वो करें, लेकिन हाँ क्योंकि अवेयरनेस ऑफ कराची से आप रब्ता करेंगे तो वहां पर ये चीजें बेहतर हो जाती हैं कि जब बच्चा पढ़ने लगेगा तो आपको भी सवाब होगा। आप एक दफा जाके विजिट करिएगा, हमारा पेज है अवेयरनेस ऑफ कराची है, अल्लाह के बंदे वेलफेयर है, आप देखिएगा काम किस तरीके से होता है। अभी भी मैं एक गोदरा मुस्लिम हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, एक फूड पांडा में बंदा बाइक चलाता है, राइडर, उसकी वाइफ की डिलीवरी है, परसों उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, उसने पैसे रखे हुए थे, सेटिंग करके रखी हुई थी 40,000 तक की। इससे पहले भी हमने उसकी मदद की है बाइक वगैरह बनवाने में, राशन के हवाले से बहुत टाइम पे उसकी जो है मदद कर चुके हैं। लेकिन परसों उसने कांटेक्ट किया, नुमान भाई मेरी वाइफ का केस जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो मेरे पास जो पैसे थे वो कुछ ब्लड वगैरह में, कुछ मेडिसिन में इसमें लग गए, तो कुछ पैसों की मुझे अपना ज़रूरत पड़ रही है, आप मेरी मदद करें। आप बिलीव करें, परसों उसका केस लगाया और अभी उसके बेटी दी अल्लाह पाक ने, माशाल्लाह। तो हमारा आप पेज देखें जाके, हमारे तरीकेकार ऐसे ही है कि एक एक दिन में हम लोग केस कर रहे होते हैं, बाकी एनजीओ की तरह नहीं है कि वो तो वहाँ बहुत पे बहुत बहुत अफजल बात है कि आप दो जानें बचाते हैं, एक जान नहीं है, एक दुनिया में आने वाली जान और एक जो लाने वाली जान है, उसका भी तो जिंदगी रिस्क पे ही होती है ना। 40 दिन तक तो कहते हैं कि औरत के लिए भी कब्र का मुंह खुला होता है, 40 दिन के अंदर अंदर जो होती है वो भी शहादत का रुतबा पाती है। तो बस ये चीज अभी तो लोगों की ये हालत है। एक और केस आया हुआ था मेवा खुदा की बस्ती में, वो डिलीवरी नहीं करा पा रहे थे, तो वहाँ के तो लोग लोअर मिडिल क्लास को तो अल्लाह मालिक है, वाकई उनका कैसे गुजारा हो रहा है, हमारी भी अकल काम नहीं करती जो उनकी हालत है ना। मिडिल क्लास तो फिर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ की जो आबादियों के लोग हैं नुमान भाई, मसला ये हुआ है कि एडवोकेट साहब इस चीज को देखेंगे कि जब वकालत करते हैं ना तो ये सब चीजें पढ़ते हैं सिवाय डॉक्टरी के, क्योंकि डॉक्टरी पढ़ लेंगे तो वकालत नहीं होगी। लेकिन मसला ये है कि आपका ना लेवल्स खत्म हो गए, अब या तो हाई है कि बिल्कुल धड़ाम से नीचे है, सेंटर पोर्शन तो खत्म ही होता चला जा रहा है, और जो पहले ये कहते थे कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास थे वो तो जीरो पे आ गए, क्योंकि मसला ये है कि आपके पास बचत कुछ नहीं है, डे बाय डे चीजें इंक्रीजेस होती खराबी पैदा हो रही है। देखिए मसला ये था कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि हुकूमत जो है वो आपको तालीम और सेहत देगी। जो लोग तालीम और सेहत के शोबों में या रज़ाकाराना काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा केयर फ्री कर दिया गवर्नमेंट को। ये नहीं होना चाहिए। देखें, गवर्नमेंट बजट में जब बजटिंग होती है साल की, उसमें बजट एलोकेट करती है सेहत के लिए, बजट एलोकेट करती है एजुकेशन के लिए, सही है। एक तो वहां पैसे वो ले रही है, वो वहां खर्च नहीं हो रहे, जब वो वहां खर्च नहीं हो रहे तो वो पैसे कहां जा रहे हैं। फिर नीचे गवर्नमेंट ये कहती है कि अस्पतालों में एनजीओज को कि तुम कर लो काम, एजुकेशन में कहती है तुम कर लो काम। अब एक बच्चा अगर इस तरह की एनजीओ, जिस तरह भाई हमारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूं, लेकिन मैं गवर्नमेंट लेवल पे ये बात कर रहा हूं कि वहां इन चीजों को देखने की जरूरत है कि अगर तालीम और सेहत एनजीओ ने ही देनी है, ये एनजीओ के थ्रू ही होनी है, तो फिर आप बजट एलोकेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, अगर आप बजट भी एलोकेट कर रहे हैं तो आप इनसे रिपोर्ट मांगे हर महीने की। हाँ, थर्ड पार्टी ले आए। आपने थर्ड पार्टी है, आप नुमान साहब इसकी रिपोर्ट देना कि अगर हमने आपको 10 लाख रुपया दिया एक महीने में, तो इस महीने के 10 लाख कहाँ खर्च हुए। अच्छा, वो जुबानी कलामी नहीं, वो पेपर पे। अगर फर्ज करें मैं एक क्लिनिक में जाता हूं तो उस क्लिनिक का मेरे पास स्टैंप होनी चाहिए, उस डॉक्टर का नंबर होना चाहिए, और उस डॉक्टर से फिर मैं किसी और रेफरेंस से बात करूं। सबसे पहले तो इसमें जो है ना जिशान, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिले कि इनके जो सरकारी अस्पताल हैं उसके अंदर प्राइवेट डोनेशन कितना आया है। जैसे वहाँ पे मशीनें लोग लगवा रहे हैं, वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त फराहम कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए कर रहे हैं। तो अगर एक डोनेशन भी उस इस सरकारी अस्पताल में लिया जा रहा है लोगों की वेलफेयर के लिए, तो लोगों की वेलफेयर के लिए जो पैसे गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है वो कहां जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक सवाल है, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। और हमारे यहाँ भी जितने भी लोग चैरिटी का काम कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा आंखें खोल के काम करना चाहिए। कभी कभी अच्छाई अपने साथ बहुत बड़ी बुराई लाती है। मुफ्त खाना खिलाना इज नॉट एडवाइजेबल। मैं कम से कम, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उस बंदे से 20 रुपए लें, 30 रुपए लें, 50 रुपए लें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने पंजाब का फैसलाबाद की आपको बताता हूं कि
एक एनजीओ है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ब्रांडिंग हो जाती है, एनजीओ है, उन्होंने एक सिस्टम किया है, आपका दस्तरखान, जिसके मालिक हैं आप, ठीक है। दस्तरखान पे आपको खाना भी मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा और आपको रात का खाना भी मिलेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट फर्ज करें 5 बंदे खाना खा के गए तो एक बंदा पीछे बैठ के काम करेगा, उसमें पैकिंग है, उसमें स्टिचिंग है, उसमें सब कुछ है। तो एक बंदे ने सवाल किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि हम बोझ नहीं बनाना चाहते, पाकिस्तान के ऊपर इस बंदे को बोझ नहीं बनाना चाहते। अब उससे क्या हुआ कि एक बंदा, 4 अगर घर के लड़के हैं तो 3 जो काम कर रहे हैं उसकी वो उजरत लेकर जा रहे हैं और एक बंदा जो है वो काम करके और वो खाना पैक करवा कर लेकर जा रहा है। यानी अगर आपके घर में चूल्हा नहीं भी चल रहा किसी सिस्टम से तो आपका खाना भी चल रहा है और आपके घर के दूसरे वो चीजें भी चल रही हैं। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि जितने भी एनजीओज हैं, ये बहुत पहले हमें एक हमारी बहुत अच्छी बाजी हैं, उन्होंने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज लगा दें। अब कॉटेज इंडस्ट्री से ये होगा कि आपने 10 बंदों का खाना आपने देना ही देना है। जितनी वेलफेयर्स हैं, फर्ज करें अगर हम खुदा की बंदे की अगर दस्तरखान पर जाते तो ये थोड़ी बोलेंगे कि समोसा एक है, 4 बंदे 4 पीसेस कर लो, 4 बंदों के 4 समोसे देंगे। रमजान की बात मैं कर रहा हूं, तो आपने देना तो उसके साथ आप अगेंस्ट काम ले लें। हाँ, तो रोजगार फराहम करें ना, देखें मुफ्त नहीं दें लोगों को। ऐसे ही है, पूरी दुनिया में ना मुफ्त सिस्टम नहीं चलता। मुफ्त सिस्टम अपने साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाता है। जिसको अपने घर पे मुफ्त खाना मिलना शुरू हो जाए, जिसको आराम और आसाइश मिलना शुरू हो जाए, फिर वो काम की तरफ नहीं आता। रोजगार के जराए, रोजगार की चीजें जो हैं वो शुरू की जाएं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रमजान आ रहे हैं, अभी हमने लास्ट प्रोग्राम किया था, उसमें लोग रो रहे थे कि महंगाई बहुत है, चीजें बहुत हैं। आप 4 बेरोजगार लोग पकड़ें, उनको ठेला दें, उस पर सब्जी रखाएं और उसको अंडर प्राइस बेचें सब्जी को। अगर सब्जी 50 रुपए किलो बिक रही है, 100 रुपए किलो बिक रही है, उसको 50 में बेच दें, सस्ता उसको 70 में बेच दें, सस्ता बाजार शायद ऐसा ही 70 है। में बेच दें। अब वो आदमी जो बेच रहा हो वो पूरा दिन उस पर लगाए, उसको अपने काम की दिहाड़ी मिले, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले, उसको अपने पैसों से खाना खरीदने की ताकत मिले। हमारी आप कोशिश उसको भी खाने यही दीजिए, होती है हाँ, बिल्कुल। कि बंदे को अपने पाँव पे खड़ा करें, उसको खुद मुख्तार बनाए, ना कि भिखारी बनाए, ये जो और दूसरे एनजीओ वाले बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ये ही वादे काम भिखारी छोटे बना छोटे रहे हैं। हैं। अच्छा, हमारे पास फ्री एक में से रोड डेढ़ पे अगर मिनट आपको मौजूद बकरे है। का गोश्त मिल रहा है जो हम नहीं खा सकते, पागल का बच्चा है जो काम पे जाएगा वो। हाँ, तो और इसमें उसके ज्यादा अगेंस्ट वाकई में काम करवाएं। आप उनसे बोले कि कुछ नहीं कर सकते, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ। नहीं, ये हमने खुद आदत खराब की है। हमारे एनजीओ वाले जो भाई हैं, जो नाम नहीं लूंगा, वो बस बुरी बात, नाम नहीं लेते हम। ऐसे- अच्छा, और जी इसी के साथ साथ हमारा वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, वो आपने तस्करा किया था ब्रोस्ट का, जी जी। तो वो रमीज जो है वो ब्रोस्ट कभी हमारे लिए भी ले आए। बिल्कुल ले गए, तो यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका भी और रमीज का भी, आपकी टीम जो काम कर रही है और यहाँ पे जो टॉपिक्स हम आपस में डिस्कस करके ला रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही है, क्योंकि मॉर्निंग शोज में ऐसे टॉपिक्स डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं। शादियां ज्यादा होती हैं। आपकी जो है वो काफ़ी व्यूवर्स मुझे फ़ोन करते हैं और आपकी काफ़ी उसमें मतलब सताइश होती है, तारीफ होती है कि हम ऐसे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जो मॉर्निंग शोज का हिस्सा नहीं है। तो मैं बस ये हूं कि अल्लाह हमें ये ताकत दे कि हम ये मजीद करते रहें और ये लोग हमारे लिए दुआ करें कि हम इस तरह की रेगुलर इंफॉर्मेटिव चीज़ें इनको देते रहें। जज़ाकर, थैंक यू जी, थैंक यू रहमान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसी के साथ साथ खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है ये बताते हैं आपको, लेकिन आज की कोई भी बात जो है कोई बात बुरी लगी तो माजरत ख्वाह। और साथ साथ हम ये कहेंगे कि जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में इंटरएक्टिव मेट्रो न्यूज़ को याद रखिएगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में।